अंतर्राष्ट्रीय संबंध फरवरी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कल एक ही वीडियो में खत्म कर दिया। ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ के बीच सेतु के रूप में भारत, कि भारत कैसे ग्लोबल नॉर्थ को और ग्लोबल साउथ को जोड़ रहा है, कि सेतु के रूप में कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ वैश्विक दक्षिण की भागीदारी को बढ़ाना तथा समावेशी वैश्विक शासन सुधारों का नेतृत्व करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना है। ग्लोबल नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने वाली ये जो लाइन है, ये ब्रंट लाइन है, इसको ब्रंट लाइन बोला जाता है। और ये ब्रंट लाइन यहीं पर क्यों आई हुई है, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ में है, इस लाइन के जो भी साउथ में है, ठीक है, वो सारे कंट्री जो या तो लिस्ट डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री है। और ये जो है बाकी जो इसके नॉर्थ में है, ग्लोबल नॉर्थ जिनको बोला जाता है, वो मोर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो इसलिए ये एक लाइन खींची गई है, ब्रंट लाइन इसको बोला जाता है। रिच नॉर्थ है एंड रिच साउथ है। नॉर्थ में पुअर साउथ हो गया, पुअर साउथ हो गया, ठीक है। अब इसमें ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ के बीच सेतु के रूप में भारत कैसे उभर रहा है। ग्लोबल नॉर्थ साउथ कई विकासशील राष्ट्र ऋण संकट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिबंधात्मक शर्तों के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। भारत पश्चिमी या चीनी दृष्टिकोणों के विपरीत एक सहयोगात्मक विकास मॉडल प्रस्तुत करता है तथा इसका प्रस्तावित वैश्विक विकास समझौता एक वैकल्पिक बिना शर्त विकास सहयोग ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। जो वैश्विक विकास समझौता है वो क्या है, वैकल्पिक है, बिना शर्त विकास सहयोग ढांचा प्रदान करता है। शीत युद्ध युग की कूटनीति के विरुद्ध भारत पश्चिम अमेरिका यूरोप के साथ संबंधों को गहरा कर रहा है, जबकि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया की भागीदारी का विस्तार कर रहा है। भारत ग्लोबल साउथ के हितों के अनुरूप एक अधिक न्याय संगत वैश्विक आर्थिक प्रणाली का समर्थन करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएसए की सुधार का समर्थन करता है तथा तर्क देता है कि विकासशील देशों को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भारत ग्लोबल साउथ देशों के लिए वित्त पोषण को अधिक सुलभ बनाने के लिए आईएमएफ और विश्व बैंकों के सुधारों का समर्थन करता है। ग्लोबल साउथ में भारत की प्रारंभिक भूमिका। भारत ने विकासशील देशों के लिए आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने हेतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने वर्ष 1964 में विकासशील देशों को संयुक्त राष्ट्र में एकजुट करने के लिए समूह 77 G77 के गठन में मदद की। वर्ष 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत ने जलवायु न्याय का समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत सामने आया। वर्ष 1972 में यह CBDR का सिद्धांत सामने आया था, ठीक है। विदेश नीति गुट निरपेक्ष आंदोलन के विपरीत भारत अब निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं है, बल्कि वैश्विक शासन को नया स्वरूप देने में सक्रिय भागीदार है। मतलब पहले तो भारत क्या था, निष्क्रिय पर्यवेक्षक था, खाली बैठ करके देखता रहता था कि कहाँ संसार चाला कहाँ नहीं। अभी क्या हो गया है, अभी जो भारत है वैश्विक शासन को नया रूप देने में जुटा हुआ है। भारत अब एक ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर आज के टाइम में जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को, मतलब जो विदेशों की नीतियों को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, वैश्विक लीडर के रूप में उभर रहा है। भारत की अध्यक्षता में G20 2023 में अफ्रीकी संघ को शामिल करना इसकी कूटनीतिक क्षमता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। भारत में जब G20 का सम्मेलन हुआ था 2023 में, तो अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल किया गया था। भारत के वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन ने विकासशील देशों को सामूहिक रूप से सुधारों के लिए प्रयास करने हेतु एक मंच प्रदान किया। भारत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संधि जैसी पहलों के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण का समर्थन करता है तथा G20 जैसे मंचों में ग्लोबल साउथ का समर्थन करता है। महामारी के दौरान लाखों वैक्सीन खुराक उपलब्ध कराने वाली भारत की वैक्सीन मैत्री पहल विकासशील देशों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत ने हानि और क्षति कोष की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कमजोर देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण सुनिश्चित हुआ। हानि और क्षति कोष क्या है, लॉस एंड डैमेज फंड, जो हमने एनवायरनमेंट में कंसीडर किया था, ठीक है। विकासशील देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सह स्थापना की है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है, गुड़गांव में है। सामरिक स्वायत्ता। भारत वैश्विक मुद्दों पर स्वतंत्र रहता है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध दक्षिण संबंधों को मजबूत करता है। भारत पूरी तरह से पश्चिमी विरोधी नहीं है, बल्कि वह किसी भी गुट से जुड़े बिना विकसित और विकासशील दोनों देशों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। चीन का मुकाबला। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने कई ग्लोबल साउथ देशों को ऋण संकट में डाल दिया है। भारत स्वयं को एक वैकल्पिक विकास साझेदार के रूप में स्थापित तथा ऋण चालित अवसंरचना परियोजनाओं के बजाय पारदर्शी सतत सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत क्वाड में क्या है,
हमने ये पढ़ा था शुरू में ही, जनवरी में। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों का समूह है ये क्वाड। भारत क्वाड के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के समुद्री विस्तार का मुकाबला कर रहा है। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ क्या है? ठीक है, भारत के ग्लोबल साउथ नेतृत्व के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? चीन के प्रभाव का प्रबंधन, चुनौतियां हैं भारत के सामने। चीन की वित्तीय शक्ति और ग्लोबल साउथ देशों में बड़े पैमाने पर निवेश प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं। भारत की अपनी आर्थिक और बुनियादी ढांचागत चुनौतियां चीन की तुलना में बड़े पैमाने पर सहायता देने के लिए उसकी क्षमता को सीमित कर सकती है। परियोजना कार्यान्वयन में विलंब, भारत की बुनियादी संरचना और विकास परियोजनाओं अक्सर विलंब और अकुशलता से ग्रस्त रहती हैं। भारत जो भी परियोजना करता है ना, वो उसमें लेट हो जाता है और कुशलता भी इतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं रख पाता, इसलिए ये चुनौती है भारत के लिए। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना म्यांमार, 2 दशक हो गए परियोजना को, अभी भी अधूरी है, 20 साल हो गए। जापान भारत पहल एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर ने चीन की BRI की तुलना में धीमी प्रगति की है। संस्थागत एवं नीतिगत अंतराल, भारत में वैश्विक विकास सहायता के लिए एक सुपरिभाषित संस्थागत ढांचे का अभाव है। इसके लिए चीन के BRI के समान एक संरचित दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सभा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का प्रतिद्वंदी ग्लोबल साउथ देशों जैसे पाकिस्तान द्वारा विरोध किया जा रहा है। भारत अगर अपनी स्थायी सदस्य लेना चाहता है ना संयुक्त राष्ट्र UNSC में, तो पाकिस्तान जैसे वो देश हैं वही इसका विरोध करते हैं, ग्लोबल साउथ वाले। निरंतर सहभागिता का अभाव, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और G77 जैसे पारंपरिक ग्लोबल साउथ मंचों के साथ भारत की सीमित सहभागिता तथा वर्ष 2015 से भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की अनुपस्थिति ने कूटनीतिक अंतराल उत्पन्न कर दिया है तथा विकासशील देशों में इसके प्रभाव में बाधा उत्पन्न की है। ग्लोबल नॉर्थ के साथ संबंधों को संतुलित करना, अमेरिका और यूरोप के साथ भारत के गहरे होते संबंधों से ग्लोबल साउथ के सहयोगों को अलग थलग नहीं होना चाहिए। अमेरिका, यूरोपीय संघ और विकासशील देशों की अपेक्षाओं को संतुलित करना एक कूटनीतिक चुनौती बनी हुई है। बड़े भाई जैसा रवैया, मालदीव में इंडिया आउट अभियान ने भारत पर घरेलू मुद्दों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि कुछ वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ देश भारत को क्षेत्रीय राजनीति में अत्यधिक प्रभावशाली और अविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते हैं। ठीक है, भारत एक प्रभावी वैश्विक विकास साझेदार कैसे बन सकता है? विकास कूटनीति को संस्थागत बनाना, भारत को चीन की BRI और जापान की आधिकारिक विकास सहायता ODA के समान एक स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता नीति निर्धारण करनी चाहिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की स्थापना से विदेशी सहायता का समन्वय हो सकता है, जबकि जापान के साथ AAGC BRI के लिए एक व्यवहार्य विकल्प प्रस्तुत करता है। भारत के नेतृत्व में ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट फंड सतत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित कर सकता है। उत्तर दक्षिण सहयोग, भारत को अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ग्लोबल साउथ एंड नॉर्थ जैसे भारत, अमेरिका, अफ्रीका, भारत, रूस, आसियान दोनों देशों को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय साझेदारी करनी चाहिए। दक्षिण दक्षिण सहयोग को गहरा करना, IBSA इंडिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है भारत, ब्राजील, बांग्लादेश ने ब्राजील है, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय समझौतों को मजबूत करना, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और आसियान के साथ व्यापार को प्राथमिकता देना तथा बुनियादी ढांचे के लिए ग्लोबल साउथ देशों को कम लागत वाली ऋण लाइनें प्रदान करना है। विकासशील देशों में वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मुद्रा, रुपए एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI और डिजिटल भुगतान के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना है। मानव केंद्रित विकास, भारत के मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसकी फुल फॉर्म, पर्यावरण के लिए जीवन शैली का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि कौशल भारत, महिला उद्यमिता और ITEC इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसी पहलों के माध्यम से ग्लोबल साउथ देशों में मानव पूंजी विकास को शामिल किया जा सके, साथ ही सतत विकास लक्ष्यों में निवेश भी किया जा सके। सॉफ्ट पावर में वृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और छात्रवृत्तियों के माध्यम से अनुसंधान और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करते हुए दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में प्रवासी भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, सॉफ्ट पावर क्या है? प्रवासी भारतीय किसी देश में गए हुए हैं, वहाँ की अगर भारत विरोधी कोई नीति बनाई जा रही है तो प्रवासी भारतीय उस नीति को प्रभावित कर सकते हैं। ये सॉफ्ट पावर है भारत की। निष्कर्ष क्या है?
समावेशी विकास को प्रोत्साहित करके विश्व दक्षिण में भारत का नेतृत्व विश्व शासन को बदलने की दिशा में एक सुनियोजित कदम है। भारत में अपने आंतरिक मुद्दों से निपटने और ठोस खुली साझेदारी विकसित करके वैश्विक निष्पक्षता और सतत प्रगति के पीछे एक प्रमुख शक्ति बनने की क्षमता है। साथ ही साथ भारत को ध्यान देना चाहिए कि दूसरे देशों में जो भी प्रोजेक्ट लंबे समय से पड़े हुए हैं उनमें कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और भारत जल्द से जल्द उन परियोजनाओं को पूरी करे ताकि भारत अन्य देशों का भी विश्वास जीत सके। भारत का विदेशी बंदरगाह निवेश, विदेशों में बंदरगाहों में भारत निवेश कर रहा है। ठीक है, चर्चा में क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञापन ईरान पर अधिकतम दबाव को लागू करता है, जिसमें विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह का उल्लेख है। अत्यधिक दबाव, इससे भारत के विदेशी बंदरगाह निवेश और व्यापार पर चिंता उत्पन्न हो रही है तथा क्षेत्र में इसके भू रणनीतिक और आर्थिक हितों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। चाबहार बंदरगाह समझौता क्या है? चाबहार में भारत का रणनीतिक निवेश क्या है, इसको और पढ़ लेना। भारत के प्रमुख विदेशी बंदरगाह निवेश क्या है? हाइफा बंदरगाह इजराइल में है। यह भारत इजराइल व्यापार, सुरक्षा, समुद्र और भूमध्य सागरीय संपर्क को बढ़ाता है। मोंगला और चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में, इससे भारत बांग्लादेश व्यापार, ट्रांसशिपमेंट और पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी में सुधार होगा तथा परिवहन में लागत कम आएगी। दुकम बंदरगाह ओमान में है। भारत की खाड़ी उपस्थिति नौसैनिक संचालन और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करता है। सितवे बंदरगाह म्यांमार में, यह कलादान परियोजना का हिस्सा है जो पूर्वोत्तर भारत और आसियान के साथ संपर्क को बढ़ावा देगा तथा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता को कम करेगा। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत से जुड़ने के लिए अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही एकमात्र सहारा है, लेकिन जैसे सितवे बंदरगाह में जो निवेश कर रखा है भारत ने, तो अब सितवे बंदरगाह म्यांमार के माध्यम से भी नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा जा सकता है। सबांग बंदरगाह इंडोनेशिया में, भारत तथा इंडोनेशिया मलक्का जल डमरू मध्य मलक्का स्टेट ऑफ मलक्का के पास सबांग बंदरगाह पर सहयोग कर रहे हैं। त्रिंकोमेली और कांकेस-थुराई बंदरगाह श्रीलंका, व्यापार और यात्री संपर्क बढ़ाना, भारत श्रीलंका समुद्री संबंधों को मजबूत करना। ये भारत के जो निवेश है विदेशी बंदरगाहों में, इनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करो, क्वेश्चन आ सकता है। सारी लिस्ट प्रिपेयर करनी, याद रखनी है। भारत के विदेशी बंदरगाह निवेश का क्या महत्व है? क्यों कर रहा है भारत विदेशों के बंदरगाह में निवेश? भू राजनीतिक और सामरिक महत्व, भारत का विदेशी बंदरगाह निवेश प्रमुख समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के साथ चीन के बीआरआई प्रभुत्व जैसे ग्वादर हम्बनतोता का मुकाबला करने में सहायक है। चीन के बीआरआई प्रभुत्व ही ग्वादर पोर्ट हो गया, चीन मैनेज करता है। हम्बनतोता, ठीक है, इसको भी चीन मैनेज करता है, तो इनका मुकाबला करने के लिए ये जरूरी है। चाबहार ईरान और कोलंबो श्रीलंका जैसे बंदरगाह क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने में सहायक होने के साथ मध्य एशिया के साथ व्यापार को मजबूत करते हैं। दुकम ओमान जैसे रणनीतिक स्थान सैन्य एवं रसद संबंधी लाभ प्रदान करते हैं, जिससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा और प्रभाव को मजबूती मिलती है। आर्थिक और व्यापारिक लाभ, भारत के विदेशी बंदरगाह निवेश से व्यापारिक मार्ग जैसे चाबहार हाइफा में वृद्धि होने एवं पारगमन लागत में कमी आने के साथ आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार होगा। ये मध्य एशिया और अफ्रीका के स्थल रुद्ध बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाने में सहायक है, जिससे व्यापार के अवसर बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त ये निवेश द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ दीर्घकालिक आर्थिक एवं कूटनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने में सहायक है। ऊर्जा सुरक्षा, यह हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख पारगमन बिंदुओं को नियंत्रित करने के क्रम में प्रमुख तेल एवं गैस आयात करने की सुरक्षा के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक हैं। ये वैकल्पिक मार्ग जैसे चाबहार की सुविधा प्रदान करने, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को भी कम करने में सहायक हैं, जिससे क्षेत्रीय संघर्षों या नाकेबंदी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में कमी आती है। भारत अपनी वैश्विक समुद्री उपस्थिति बढ़ाने के क्रम में और क्या पहल कर रहा है? क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करना, INSTC ये कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोला जाता है इसको। अफ्रीका एशिया विकास गलियारा, AAGC मतलब अफ्रीका एशिया, ठीक है, विकास गलियारा। एक भारत जापान पहल है। कौन सी पहल है? भारत जापान पहल है, जो बुनियादी ढांचे, व्यापार और क्षमता निर्माण के माध्यम से एशिया अफ्रीका संपर्क को बढ़ाने पर केंद्रित है। शिपिंग अवसंरचना में निवेश, सागरमाला कार्यक्रम चल रहा है। जैसे चीन ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स शुरू कर रखी है ना,
भारत ने वैसे ही सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, जिसमें अलग अलग बंदरगाहों में निवेश किया जा रहा है, अलग अलग आइलैंड कंट्री को भी विश्वास में लिया जा रहा है, उनके साथ संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये सागरमाला कार्यक्रम है। समुद्री भारत विजन 2030, भारत ने विजन बनाया हुआ 2030 में कि समुद्री भारत, समुद्र में जितने भी आइलैंड्स हैं उनके साथ संबंध स्थापित करके भारत कहाँ तक अपने रिश्तों को मजबूत कर सकता है, ये समुद्री भारत विजन 2030 में शामिल है। नौसेना कूटनीति और सुरक्षा पहल, सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी, इंडो पैसिफिक महासागर पहल, क्वाड समुद्री सहयोग, गहन समुद्र में अन्वेषण और जल के नीचे की अवसंरचना, डीप ओशन मिशन, अंडर सी केबल एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी। विदेशी बंदरगाह निवेश से संबंधित क्या चुनौतियां? भू राजनीतिक जोखिम, ग्वादर और हम्बनतोता में चीन के निवेश से भारत को समुद्री परियोजनाओं का विस्तार करने की प्रेरणा मिली है, लेकिन मेजबान देशों जैसे श्रीलंका में राजनीतिक बदलाव से निवेश स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है। इनके अतिरिक्त आतंकवाद और संघर्ष, जैसे कि चाबहार में भारतीय श्रमिकों पर तालिबान के हमले और सितवे बंदरगाह को प्रभावित करने वाली म्यांमार की स्थिरता से सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। प्रतिबंध और नियामक बाधाएं, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चाबहार बंदरगाह का परिचालन बाधित होने से भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रभावित हो रही है। इसके अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में भारत की साझेदारी पर पश्चिमी देशों की निगरानी के चलते निवेश निर्णयों के संबंध में भू राजनीतिक दबाव उत्पन्न होता है। आंतरिक नीतिगत बहस, इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या सरकारी स्वामित्व वाली इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड या निजी संस्थाओं को विदेशी बंदरगाह निवेश का नेतृत्व करना चाहिए। बहस चल रही है। इसके अतिरिक्त ठेके और परियोजनाओं के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को लेकर चिंताएं बनी हुई है। आगे की राह क्या है? कूटनीतिक एवं रणनीतिक साझेदारियां, भारत को पूर्वी अफ्रीका, इंडोनेशिया, दक्षिण एशिया में नए बंदरगाह निवेश को सुरक्षित करने के लिए कूटनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही संयुक्त उद्यमों को सुविधाजनक बनाने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए पश्चिमी सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। भारत को अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका पर जोर देते हुए चाबहार पर प्रतिबंधों में छूट की मांग करनी चाहिए। साथ ही INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से व्यापार में विविधता लाकर उस पर निर्भरता कम करनी चाहिए। क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना, भारत को दक्षिण एशिया में चीनी ऋण जाल कूटनीति के लिए एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करना चाहिए। श्रीलंका में अमेरिकी समर्थित निवेश का लाभ उठाकर भारत अपनी समुद्री उपस्थिति को मजबूत कर सकता है। ये चीन की आक्रामक नीति है। पहले वो लोन दे देता है, लोन भी इतना दे देता है, इतने ब्याज पर दे देता है कि उसको चुकाना मुश्किल हो जाता है। फिर वो उसकी नज़र जो होती है वो उस देश के रिसोर्सेज पर होती है। जैसे हम्बनतोता पोर्ट, पहले श्रीलंका को उसने लोन दे दिया, श्रीलंका जब लोन को चुकाने की हालत में नहीं हुआ तो उसने हम्बनतोता पोर्ट को लीज पर ले लिया काफ़ी सालों के लिए। ठीक है। संतुलित निवेश दृष्टिकोण, भारत को सतत समुद्री अवसंरचना विकास के लिए सार्वजनिक निधि भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, संप्रभु निधि और बहुपक्षीय समर्थन का लाभ उठाते हुए राज्य संचालित संस्थाओं और निजी खिलाड़ियों के साथ एक संकर निवेश मॉडल अपनाना चाहिए। संकर निवेश मॉडल, हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट मॉडल है ये जो मॉडल है संकर निवेश मॉडल कौन से होते हैं इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम। लास्ट में एक हमारा मॉड्यूल है निवेश मॉडल के नाम से, उसमें पढ़ेंगे हम क्या। चीन द्वारा आपूर्ति श्रृंखलाओं का रणनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग चर्चा में क्यों है? चीन ने एप्पल, फॉक्सकॉन के भारत स्थित संयंत्रों में अपने इंजीनियरों तथा तकनीशियनों पर प्रतिबंध लगाकर तथा महत्वपूर्ण विनिर्माण उपकरणों के निर्यात पर रोक लगाकर आपूर्ति श्रृंखलाओं का रणनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया है। इस कदम को भारत के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को धीमा करने एवं मेक इन इंडिया पहल के तहत देश की व्यापक महत्वाकांक्षा को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। चीन कभी नहीं चाहता कि भारत प्रगति करे। ठीक है। एप्पल कंपनी चाइना से आ गई, फॉक्सकॉन कंपनी चाइना से आ गई क्योंकि कोरोना ज़्यादा फैला था, भारत में आ गई मेक इन इंडिया। अब भारत में इन कंपनियों में, एप्पल में, फॉक्सकॉन में जितने भी चाइनीज इंजीनियर थे उनके ऊपर चाइना ने बैन लगा दिया। और आईफोन बनाने में फॉक्सकॉन कंपनी को जिन मटेरियल की जरूरत होती थी चाइना ने उन मटेरियल पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये क्लियरली ये बताता है कि चाइना की आक्रामक नीति है और चाइना नहीं चाहता कि उसके आसपास का कोई भी देश प्रगति करे, विकास करे। चीन भारत की आपूर्ति श्रृंखलाओं को किस प्रकार बाधित कर रहा है? भारत की आपूर्ति श्रृंखलाओं को, कि भारत में जो भी इंपोर्ट हो रहा है वो इंपोर्ट कम हो या ना हो,
क्यों चाहता हो? आपूर्ति श्रृंखलाओं पर नियंत्रण। चीन वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में प्रभावी है। तकनीशियनों और प्रमुख उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर इसका उद्देश्य भारत के उत्पादन को बाधित करना तथा भारतीय श्रमिकों के कौशल विकास में बाधा डालना है। यह दबाव रणनीति भारत के खिलाफ बीजिंग की सौदेबाजी स्थिति को मजबूत करती है। भारत स्मार्टफोन के उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा चीन से आयात करता है। नवीनतम प्रतिबंध भारत की कमजोरी एवं आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। टनल बोरिंग मशीनों में देरी। वर्ष 2019 से चीन ने भारत द्वारा आयातित जर्मन टीबीएम्स मतलब टर्मल बोरिंग मशीन्स में देरी की है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास मेट्रो रेल, सड़क एवं रणनीतिक पर्वतीय सुरंगों के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जो एलएसी है, ठीक है, उस जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चाइना के बीच, उसके पास जो भारत है वो मेट्रो रेल, सड़क एवं रणनीतिक पर्वतीय सुरंगों का निर्माण कर रहा है। और ये टनल बोरिंग मशीन जो है ये जापान से आने वाली है और उनमें जापान में देरी कर रहा है, ठीक है, इसको प्रभावित कर रहा है ताकि इसके पास जो मेट्रो बन रही है, रेल बन रही है और जो पर्वतीय सुरंगें बन रही है वो विकसित ना हो पाए या देरी से विकसित हो पाए। बीजिंग को डर है कि ये सुरंगें भारतीय सैन्य रसद में सहायता करेंगी, जिससे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की आवाजाही तेज हो जाएगी। महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। वर्ष 2023 से चीन ने अर्धचालकों सेमीकंडक्टर्स जो हैं, सौर पैनलों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रमुख सामग्रियों जर्मेनियम, गैलियम का निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। यद्यपि गैलियम को भारत के बॉक्साइट भंडार से निकाला जा सकता है, लेकिन जर्मेनियम का आयात एक चुनौती बना हुआ है जो अर्धचालकों और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और औद्योगिक निवेश के माध्यम से चीन यह सुनिश्चित करता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसके आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर रहें। ये प्रतिबंध लगा करके जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। उदाहरण के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद टेस्ला जैसी कंपनियां लागत प्रभावी उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र के कारण चीन में प्रमुख परिचालन जारी रख रही है। क्यों? अगर कोई कंपनी एमएनसी है, टेस्ला कंपनी लगा लो, अगर कहीं और से मंगा रही है रॉ मटेरियल्स या रेयर अर्थ मटेरियल्स, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर्स, तो उसको लागत ज़्यादा पड़ रही है, उसके प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्ट महंगे होंगे। तो इसलिए वो तो अगर चीन से ही ले रहा है, चीन में कंपनी स्टैब्लिश कर रहा है तो उसको सस्ता पड़ता है। और टेस्ला कंपनी में बनी हुई जितनी भी कारें वगैरह है वो क्या हो जाएंगी, उसकी कीमत कम हो जाएगी, सस्ती हो जाएंगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए टेस्ला कंपनी चीन में ही जारी रख रही है अपने उत्पादन को। चीन आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार क्यों बना रहा है? चीन भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोकना चाहता है। चीन उच्च तकनीक विनिर्माण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में चीन के प्रभुत्व को चुनौती मिल रही है, क्योंकि एप्पल तथा अन्य कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही है। वर्तमान में भारत विश्व के 14% आईफोन का उत्पादन करता है तथा अनुमान है कि यह 25 से 40% तक पहुंच जाएगा। चीन में बेरोजगारी बढ़ने के कारण सरकार को भारत में उच्च मूल्य वाली नौकरियां खोने का भय है, विशेष रूप से एआई संचालित उपभोक्ताओं तकनीक जैसे उभरते उद्योगों में। भारत के आर्थिक प्रतिबंधों का प्रतिशोध। वर्ष 2020 में गलवान संघर्ष के बाद से भारत ने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। चीनी निवेश को प्रतिबंधित करने के साथ साथ अवैध गतिविधियों के लिए भी चीनी फर्मों की जांच की है। चीन के नवीनतम निर्यात प्रतिबंधों का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों का लाभ उठाकर भारत को व्यापार वार्ता के लिए बाध्य करना है। चीन राजनीतिक असहमति वाले देशों को दंडित करने के लिए व्यापार प्रतिबंधों का उपयोग करता है। राजनीतिक असहमति वाले देशों में जो चीन की पॉलिटिक के साथ जो सहमत नहीं होते, उनको व्यापार प्रतिबंधों का उपयोग करता है। देखो चीन क्या क्या कर रहा है, और इंडिया के जो लोग हैं वो सबसे पहले चाइना का माल खरीदते हैं। व्यापारी, अनपढ़ लोग बोलो इनको, ठीक है। देशभक्ति यहाँ भी दिखाई जा सकती है। देशभक्ति जरूरी थोड़ी है कि 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को ही दिलों में जागे, ठीक है। तो देशभक्ति जो है वो चाइना का माल ना खरीद के भी देशभक्ति का पालन किया जा सकता है। भारत में बने हुए मटेरियल को लो। वैश्विक व्यापार में भारत का लचीलापन। चीन प्रभावी आर्थिक प्रतिबंध लगाने में संघर्ष करता रहता है, जबकि अमेरिका के पास मजबूत वैश्विक गठबंधन है। इस चुनिंदा निर्यात अस्वीकार्यताओं से चीन को यह आकलन करने का अवसर मिलता है कि भारत आगे और प्रतिबंध लगाने से पहले आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के साथ किस प्रकार तालमेल बिठाता है।
आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों का सामना करने के लिए भारत के प्रयास क्या हैं कि अगर आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हो रही है, चीन को प्रतिबंध लगा रहा है रही अर्थ एलिमेंट्स पर, तो भारत कैसे प्रोत्साहन कर रहा है? उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दे रहा है। प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव्स का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, इकोनॉमी में पढ़ोगे। SEZ एक प्रकार का ऐसा एरिया होता है, उस एरिया में जाकर के आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो तो टैक्स फ्री है वो, समझ गए? ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, प्रोडक्शन आधारित प्रोत्साहन है ये, आप प्रोड्यूस करो, ठीक है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, घटकों पर शुल्क में कटौती। केंद्रीय बजट 2025 ने महत्वपूर्ण मोबाइल फोन कंपोनेंट्स जैसे मुद्रित सर्किट बोर्ड, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, सेंसर, लिथियम आयन बैटरी निर्माण मशीनरी पर आयात शुल्क हटा दिया है। कौशल विकास पहल, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल भारत मिशन संकल्प योजना, तेजस कौशल परियोजना, मॉडल कौशल ऋण योजना। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स में आयात पर भारी निर्भरता भारत 75% से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का आयात करता है। उच्च स्तरीय विनिर्माण उपकरणों के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमी भारत की उत्पादन बढ़ने की क्षमता को सीमित करती है। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम, सेमिकॉन का मतलब सेमीकंडक्टर जैसी पहल के बावजूद आयात पर निर्भरता प्रमुख उद्योगों को व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है। कुशल कार्यबल की कमी है भारत में चिप डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली और शौचालय में विशेषज्ञ प्रतिभा का अभाव है, जो उच्च तकनीक विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। कुशल कार्यबल की कमी क्यों है भारत में? अगर हम देखते हैं, जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है अजय बंगा, सुनीता विलियम्स भारत से थी, ठीक है, और मतलब जो इंडिया का टैलेंट है, वो टैलेंट क्या है? वो टैलेंट विदेशों में चला जाता है। भारत के पास कुशल कार्यबल की कमी नहीं है, भारत के पास काफी ज्यादा कुशल कार्यबल है। भारत के पास कमी है तो मेंटलिटी की। भारत में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं या कुछ भी करते हो, एटलीस्ट भारत में आकर के अपने भारत का नाम, अपनी मातृभूमि का हक तो अदा करो। बाहर चले जाते हैं, इसलिए भारत में क्या होगी? कुशल कार्यबल की कमी होगी। कुशल कार्यबल की कमी भारत में चिप डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली और शौचालय में विशेषज्ञ प्रतिभा का अभाव है, जो उच्च तकनीक विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। सहायक उद्योगों के लिए कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र। चीन के विपरीत भारत में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क नहीं है। चीन में है मजबूत नेटवर्क, लेकिन भारत में ऐसा नेटवर्क नहीं है। आगे की राह बाद में आएगी, पहले वाली राह देखते हैं। अनुसंधान एवं विकास का अभाव भारत में है। इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिकांश उच्च तकनीक अनुसंधान एवं विकास अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन में केंद्रित है, जबकि भारत में नवाचार सीमित है। भारत को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए अनुसंधान संस्थानों, उद्योग, अकादमिक सहयोग और पेटेंट सर्जन में निवेश करना चाहिए। आगे की राह, घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना, मतलब अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में ही निर्माण हो। आयात पर निर्भरता कम करना, खोजना ऐसे मिनरल्स को, ठीक है, ऐसी चीजों को जो प्रोडक्शन में काम आए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर चले। अर्धचालकों, महत्वपूर्ण घटकों एवं उच्च तकनीक वाली मशीनरी के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए PLI का विस्तार करना चाहिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स का, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का विस्तार करना चाहिए। जापान, दक्षिण कोरिया एवं अमेरिका जैसे देशों से जर्मेनियम तथा गैलियम के लिए वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं का सुरक्षित करना चाहिए आपूर्तिकर्ताओं को। भारत की सेमीकंडक्टर मांग को पूरा करने के लिए गैलियम का घरेलू निष्कर्षण तेजी से किया जाए। व्यापार गठबंधन और प्रौद्योगिकी साझेदारी, भारत को चिप 4 गठबंधन, ये चिप 4 गठबंधन क्या? अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे सहयोगियों के साथ व्यापार गठबंधनों को मजबूत करना चाहिए, जिससे चीन पर निर्भरता कम करने तथा अनुकूल आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिलेगी। विश्व व्यापार संगठन और G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग चीन के आपूर्ति श्रृंखला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने के लिए किया जाना चाहिए। चीन +1 रणनीति का उपयोग करते हुए भारत को स्वयं को एक स्थायी व्यवसाय स्थान के रूप में बढ़ावा देकर तथा अपनी
तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था एवं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाकर वैश्विक विनिर्माताओं को आकर्षित करना चाहिए। कुशल कार्यबल, प्रतिभांतराल को कम करने के लिए कार्यस्थल पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण एवं विशेष कौशल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है। चर्चा में भारत कतर सामरिक साझेदारी, ये चर्चा में क्यों है, इसकी चर्चा कल करेंगे।